नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी चल रही होगी। तो वीडियो री एग्जाम के संबंध में यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि स्टैटिक जीके या फिर वो करंट अफेयर और कुछ करंट अफेयर या जीके के वो पॉइंट जो आपके अदर जो जीएस का पोर्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पर हम सम्मिलित करके चल रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और कुछ वो प्रश्न मिलेंगे जो संभावित है या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि ये सारी जो पूरी क्लास है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो सेशन है ये दूसरा सेशन है और पहला वाला सेशन उम्मीद है आपने उसे कवर कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि एक जनपद एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2018 में, इसे लॉन्च किया गया। लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा भी इसे अडॉप्ट कर लिया गया। अगर हम बात करें कि इसका जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पर जो योजना चलाई जा रही है, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, तो यहाँ पर जो कंगना रनौत है, एक अभिनेत्री हैं, वो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब देख लेते हैं कुछ उत्पाद हैं जो क्या पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पर 75 लगभग उत्पाद होंगे हर जिले को लेकर के, हर जिले का एक उत्पाद होगा, लेकिन यहाँ पर 75 नहीं कवर कर रहे हैं, हम कुछ कवर करते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें बोझिल भी ना लगे और इन्हें आप याद कर सकें। तो आगरा में देख लेते हैं क्या है। तो आगरा में जो लेदर प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि चमड़ा उद्योग और हाथ से कुछ सामान बनते हैं, जैसे उसमें स्टोन और मार्बल के। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में जो वाद्य यंत्र होते हैं वो बनाए जाते हैं, खासकर कह सकते हैं आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ढोलक वगैरह। अब अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ के जो है ताले फेमस हैं, तो उन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। औरैया में क्या है, तो यहाँ पर जो देसी घी है ये इसके अंतर्गत शामिल है। और आजमगढ़ में क्या है, जो ब्लैक पॉटरी है, यानी कि काले जो मिट्टी के बर्तन हैं पॉटरी टाइप के, वो यहाँ पर शामिल हैं। और अंबेडकर नगर में यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट यानी कि जो कपड़ा उत्पाद है उनके जो सामान है वो यहाँ पर शामिल है। अमेठी की बात करें तो जो मूंज के सामान होते हैं, मूंज के द्वारा बनाए जाते हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और फिर अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर जो जगेरी यानी कि जो गुड़ होती है उसे एक जिला एक उत्पाद के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर बदायूं। तो बदायूं में जो जरी दरोजी होती है उसे शामिल किया गया है। और बागपत में यहाँ पर जो फर्नीचर होता है घर का, होम फर्निशिंग में जो चीज़ें यूज होती हैं वो फर्नीचर नहीं, फर्निशिंग के लिए यहाँ पर। फिर बहराइच में, तो बहराइच का क्या है यहाँ पर उत्पाद, तो व्हीट स्टाक से जो हैंडक्राफ्ट बनाए जाते हैं उसे यहाँ, और या फिर फूड प्रोसेसिंग की जाती है तो उसे यहाँ पर शामिल किया गया है। गेहूँ की जो डंठलें होती हैं, बालियाँ होती हैं, तो उससे यहाँ पर कलाकारी की जाती है, वो यहाँ पर बहराइच के लिए है। बरेली की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, जरी दरोजी वाला सामान है और जो बांस से कुछ सामान बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। फिर बात करते हैं बलिया को लेकर के, तो जो बलिया में क्या है, बिंदी टिकुली टाइप का जो सामान होता है वो यहाँ पर इनके जिला में शामिल है। और बस्ती का क्या है, यहाँ पर जो लकड़ी का क्राफ्ट, मतलब वुड क्राफ्ट होता है, यानी कि लकड़ी के जो सामान बनाए जाते हैं, और यहाँ पर जो सिरके के सामान बनते हैं, सिरका से जो भी हो, सिरका उत्पाद। फिर बात करते हैं बलरामपुर, तो बलरामपुर में फूड प्रोसेसिंग वाला है। और भदोही में जो है कारपेट या फिर दरी कह सकते हैं, कालीन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और बांदा का जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर स्टोन क्राफ्ट है, यानी कि जो पत्थर पे कारीगरी करते हैं वो यहाँ पर शामिल है। फिर बिजनौर की बात करें तो वुड क्राफ्ट यानी कि लकड़ी का सामान। और बाराबंकी तो यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, यानी कि कपड़े वाला उत्पाद है। और इसी तरीके से बुलंदशहर यहाँ पर सेरेमिक प्रोडक्ट है। तो ये कुछ उत्पाद हो गए। फिर देखते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये 51 टाइप नंबर्स का क्वेश्चन है और इससे पहले 50 क्वेश्चन हम फर्स्ट वाली सीरीज में करवा चुके हैं, उम्मीद है आपने उसे कवर कर लिया होगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मथुरा वृंदावन जो तीर्थ स्थल है उसका लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का पर्यटन स्थल बनाना है। तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। स्थल आपका मथुरा वृंदावन वाला हो जाता है, एक तीर्थ स्थल है, और उसे किस साल तक इस स्थल को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है। तो यहाँ पर साल पूछा जा रहा है, तो ये 2041 यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। शुद्ध शून्य का मतलब ये होता है कि हम जितना एमिशन करें, जितना उत्सर्जन कार्बन का करें, उतना ही यहाँ पर हम कुछ ऐसे काम करें वो अवशोषित हो सके। तो यानी कि यहाँ पर प्लस और माइनस बराबर क्या, 0 रहे, यानी कि शुद्ध शून्य हो सके। अब देख लेते हैं इसमें किया क्या जाएगा। तो ये जो एक पर्यटन स्थल है तो इसकी जो रेंज होती है, इसके अंतर्गत जो परंपरागत ईंधनों से, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनसे जो वाहन चलते हैं उनकी एंट्री बैन कर देंगे और यहाँ पर चलाएंगे ई व्हीकल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक से गाड़ियाँ चलती हैं जो क्या कहते हैं एमिशन नहीं करेंगी, तो उन्हें यहाँ पर शामिल करने की प्लानिंग की गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस वाले प्रश्न में क्या है, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो पूछा गया था 2018 में UPSSC के द्वारा। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है।
तो निम्न में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो सबसे ज़्यादा स्पर्श करती तो उत्तराखंड को भी करेगी, मध्य प्रदेश को करेगी, झारखंड को करेगी, लेकिन जो उड़ीसा को है वो करती है कि नहीं करती, तो ये उड़ीसा राज्य हो जाएगा जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड हो जाता है, फिर मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड, तो यहाँ पर हो जाता है झारखंड। झारखंड के बाद में इधर पोर्शन आपका बिहार का है, और ये वाला राजस्थान, हरियाणा और ये दिल्ली वाला पार्ट आ जाता है। तो इसका विकल्प आपका बी वाला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो करंट के पॉइंट बन सकते हैं आपके लिए, उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो विश्व होम्योपैथिक दिवस की बात करें तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व विरासत दिवस की बात करें तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और फिर 21 अप्रैल की अगर बात करें यहाँ पर विकल्प सी में, तो विश्व जल दिवस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 21 अप्रैल को ये नहीं मनाया जाता है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और पृथ्वी दिवस जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो हमेशा 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। जो 2023 में थीम क्या थी विश्व जल दिवस की, तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, ये 2023 की थीम थी, या फिर कह सकते हैं कि विषय था। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत जो दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है 2023 की, तो ये अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 2023 की थीम होगी। तो विरासत परिवर्तन यानी कि हेरिटेज जो चेंज है, ये इसकी थीम या फिर विषय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो संगीत शिक्षा कौन प्रदान करता है, उसके लिए यहाँ पर जो महाविद्यालय है वो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है, यानी कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है जो स्थित है लखनऊ में। अब बात करते हैं ये स्थापित कब हुआ, तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा, और सन 2000 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। फिर क्या किया गया कि एक अधिनियम आया 2022, तो इसके द्वारा एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में इसे अपग्रेड कर दिया गया। तो हो सकता है ये करंट का भी पॉइंट बन सकता है, 2022 में अधिनियम लाया गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्या वाहिनी एक परियोजना है, तो ये निम्न में से किस पर बल देते हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू की गई, इसका मतलब क्या था? तो विद्या वाहिनी जो परियोजना है, इसका उद्देश्य कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना था, कंप्यूटर शिक्षा पर जोर देना था, बल देना था। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। विद्या वाहिनी जो परियोजना है ये स्कूलों में आईटी शिक्षा प्रदान करने के लिए 2003 में शुरू की गई थी, तो ये पुरानी है लेकिन फिर भी ये प्रासंगिक रहती है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें लिस्टिंग में दिया गया है, यानी कि मैच करना है। मैच क्या करना है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो दी गई है इसे सुमेलित करना है। फिर जो यहाँ पर झांसी दिया गया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके क्या है मेडिकल कॉलेजेस दिए गए, हर जगह ये है मेडिकल कॉलेजेस, और सरकार की योजना में मेडिकल कॉलेज शामिल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कानपुर में स्थित है। फिर यहाँ दिया गया है कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, तो ये दूसरा वाला बाबा राघव दास वाला आपका जो गोरखपुर में स्थित है। फिर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ये आपका झांसी में स्थित है। और फिर यहाँ पर दिया गया है कि सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, तो ये आपका स्थित हो जाता है आगरा में। तो इस तरीके से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि यूपी बजट में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको शुरू किया गया था यूपी बजट 2023 में भी कुछ प्रावधान किए गए मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के। तो यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना इनकी है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, उसी तरीके से एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। और अभी तक कह सकते हैं कि जिले में कुल 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज जो हैं बन चुके हैं, बाकी 14 जनपदों में बन रहे हैं और 16 जिलों में बनाने की वो क्या है परियोजना चल रही है। किस मॉडल पर, तो पीपी मॉडल पर चल रही है, ट्रिपल पी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, इस तरीके से। अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो ये कहां पर स्थापित हो रहा है, तो ये विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी यानी कि मेरठ में स्थापित हो रहा है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय है वो कहां पर स्थित है, तो मेरठ में स्थित। तो इसी जो आपका खेल विश्वविद्यालय, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि जो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में खोला गया है और इसकी स्थापना जो है 2018 में हुई थी। अगर और डिटेल में जाएं तो देखें कि खेल शिक्षा का
पर एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा? मणिपुर वाला। अगला क्वेश्चन, अब मेजर ध्यानचंद से जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है, तो क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि यूपी SSC यहाँ से इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। एक बार पूछा गया यूपी SSC के द्वारा, 1905 में हुआ था। यूपी SSC के द्वारा ये पूछा गया कि इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनकी जो आत्मकथा है, यानी कि जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम है गोल। तो गोल नाम से इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। फिर यहाँ पर दिया गया कि हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा इनका जो जन्म दिवस होता है, इसको याद करने के लिए मनाया जाता है, यानी कि जो मेजर ध्यानचंद साहब हैं, इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये हॉकी के आपके प्लेयर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो प्रीवियस ईयर से है, 2018 का यूपी SSC का। क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि इस समय विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 75 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का वह गांव जिसे हाल ही में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो कौन सा है? देखिए, दो जो आपके जिले हैं उनके गाँव को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो अलग टाइप का था। अब ये क्या है, उसका नाम हमने वहाँ पर मेंशन किया था, लेकिन फिर भी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको यहाँ पर शामिल किया, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत जो पुरस्कार है वो सतत विकास के लिए पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। जिला कहाँ का है? दूसरा जिला आपका मुरादाबाद का है। और कौन सा गांव है, तो गांव हमें जो बताना है वो आपका हो जाता है विकल्प ए, यानी कि मिलक अमावती। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो पुरस्कार हैं 17 अप्रैल को वितरित किए गए थे, 17 अप्रैल 2023 को दिल्ली में जो आप द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा ये प्रदान किए गए थे। एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन किस टाइप का था? सम्मेलन में ये बताया गया कि पंचायतों को प्रोत्साहन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है, तो ये अगला जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। तो लखनऊ में IT सिटी की स्थापना की जा रही है, अभी भी ये काम चल रहा है, जारी है। अगला क्वेश्चन लिस्टिंग से है, यानी कि हमें मैचिंग करना है आपका सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। क्वेश्चन ए में कह रहा है कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कहां पर स्थित है, तो ये राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में स्थित है। और यहां पर क्या है, जो इत्र है इसके लिए यहाँ का फेमस है इत्र के लिए। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है, तो राजकीय जैन संग्रहालय आपका हो जाता है मथुरा में। और फिर यहाँ पर है बुंदेलखंड छत्रसाल जो संग्रहालय है ये आपका बांदा में स्थित है। फिर राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये आपका गोरखपुर में स्थित है। इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाता है, सबसे पहला 3 था, तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये कहाँ किया गया था, तो प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय आपका चित्रकूट में स्थापित किया गया, तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे आरंभ किया जाता है 15 अगस्त 1995 को। तो इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में वो भी वर्ष 1995 में ही इसे प्रारंभ कर दिया गया था। अब इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी बातों को यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो मिड डे मील योजना जो ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे 1995 में शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना को बदल करके अब क्या नाम दे दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। यह भी क्या है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसका जो समय रखा गया है वो 2021-22 यानी ये क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। और ये सब सारी चीजें हम आपको इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थशास्त्र का जो क्लास है हमने उसमें संपूर्ण सिलेबस कवर कर दिया है वीडियो एग्जाम का, उसमें हमने सब कुछ बताया है। तो 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक इसकी अवधि है, इतनी टाइम ड्यूरेशन में ये चलेगी। अगर बात करें शुरुआत करने की, तो ये 21 सितंबर आपका 2021 को शुरुआत की गई, यानी कि नाम बदल दिया गया था नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण। तो पीएम पोषण इसी से संबंधित उसका नाम बदल करके ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है, ये आपका 2016 का प्रश्न है। तो ये शामिल यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प 8। देखो यहाँ पर अगर कहता कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी और स्टेट दोनों का नाम लेता तब 9 हो जाता, वैसे यहाँ पर सिर्फ 8 ही रहेगा। या फिर कहीं क्वेश्चन आएगा तो कह देगा कि दिल्ली को छोड़ करके, तो इस बात को ध्यान रखना है। 8 कौन कौन से, तो एक आपका हो जाता है उत्तराखंड 1, ये हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, फिर मध्य प्रदेश 5 और ये छत्तीसगढ़ 6 और
झारखंड 7 और बिहार आपका हो जाता है 8। तो ये 8 राज्य हो जाता है। अगर दिल्ली को यहाँ पर ये शामिल है, दिल्ली को अगर काउंट करेंगे तो ये यूनियन टेरिटरी हो जाएगी, तब यहाँ पर 8 + 1 = 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया। ये क्वेश्चन है आपका करंट का। करंट में यानी कि अभी हाल ही में कुछ जो उत्पाद हैं उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जौनपुर की इमरती। तो इन्हें नहीं, इसे जीआई टैग नहीं दिया गया है। जो रामनगर भाटा है इसे दिया गया, बनारसी पान को दिया गया, और चंदौली का जो आदम चीनी चावल है उसे प्रदान किया गया है। तो ये जब प्रदान किए गए तो 3 अप्रैल 2023 को जीआई टैग प्रदान किया गया। बनारसी पान है, और फिर बनारस का लंगड़ा आम है, और रामनगर का जो भाटा है यानी कि जिसे बैंगन कहते हैं, और चंदौसी का एक आदम चीनी चावल है। तो इतने जीआई टैग प्रदान किए गए हैं रिसेंटली। अब देख लेते हैं कि जीआई टैग से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जीआई टैग, जीआई का जो है लोगो क्या है, तो लोगो ये वाला यानी कि मैप पर लोकेट करता है, इस तरीके से पॉइंट ऐसे ये मैप पर लोकेट करता है। और क्या है, ये जी फॉर्म करता है, और बाकी ये क्या है, तिरंगे का रूप यहाँ पर दिया गया है। इसके जो स्लोगन है यानी कि इसका नारा है क्या है कि अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अब बात करते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो एक्ट अधिनियम कब है जीआई टैग वाला, तो ये 1999 का अधिनियम है, और ये WTO की निगरानी में कुछ चीज़ें यहाँ पर रेगुलेट की जाती हैं। इसका जो कार्यकाल होता है यानी कि जो इसका जो वैलिडिटी होती है, जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था, तो 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब इस समय जो जीआई टैग सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला जो आपका राज्य हो जाता है वो हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु को कुल मिलाकर के अभी तक 55 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, और यूपी इस मामले में दूसरे स्थान पर हो गया, उसे 48। तो तीसरे नंबर पर कर्नाटक यानी कि उसे 46 यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि अगर दुनिया में सबसे पहले जो है जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था, तो कैरमपोर्ट पेपर है, यानी ये कहाँ का है, ये कंबोडिया का है। ये कुछ काली मिर्च के टाइप का होता है, तो इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। किसके द्वारा, तो WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा। अब जो WIPO है इनकी एक पहल है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, तो ये 2023 में कब मनाया गया, तो 26 अप्रैल को मनाया गया था। ये WIPO की पहल है। इसका विषय क्या है, तो विषय है महिला और IP, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, ये इनका विषय रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक इंडेक्स है। इंडेक्स कैसा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, तो इसमें भारत किस स्थान पर है, तो भारत यहाँ पर 41 यानी कि 41वें स्थान पर है। और ये जो आपका जारी हुई थी, तो ये 29 सितंबर 2022 को जारी हुई थी, यानी कि अभी तक ये लेटेस्ट है। बाकी जब ये अगली बार आएगी तब ये पुरानी हो जाएगी, अभी के लिए यही मान्य है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित हो जाता है आगरा में। तो विकल्प ए आपका इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई कब थी, तो 1953 में इसकी स्थापना होती है, 1953 में। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने डिटेल में समझाया इन सब चीज़ों को, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि जो मेरठ है वहाँ पर ये स्थित है। फिर अगला यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है, चंद्रशेखर आजाद वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमिताभ बच्चन जो स्पोर्ट स्टेडियम है या कॉम्प्लेक्स है, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये स्थित है आपका प्रयागराज में। जी पहले तो इलाहाबाद कहते थे, अब इसे प्रयागराज में कहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक चीज़ शुरू हुई, यानी कि अमिताभ बच्चन आप देख पा रहे हो कि स्टेडियम से निकली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मसाल। तो यूनिवर्सिटी गेम्स यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं यूपी में, तो ये प्रयागराज से यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसके अंतर्गत कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें कवर कर लेते हैं। तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुआ, ये कब का है, ये 2022 का है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, ये 25 मई से लेकर के 3 जून 2023 में है, तो 2022 का, लेकिन डिले होकर के आपका 2023 में हो रहा है। और इसकी जो मेज़बानी है वो उत्तर प्रदेश का रहा। उत्तर प्रदेश के कितने कितने यहाँ पर होंगे शहर, तो लखनऊ होगा, वाराणसी होगा, ग्रेटर नोएडा होगा और गोरखपुर, यानी कि जो 4 शहर हैं वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। एक इवेंट है शूटिंग वाली, वो सिर्फ दिल्ली में आयोजित की जाएगी, बाकी की जो ये 4 शहर हैं वहाँ पर आयोजित होगा।
बात कर लेते हैं कि इसका जो यहाँ पर खेलो इंडिया वाला जो स्लोगन है या गाना है वो क्या है, तो खेलो इंडिया हर दिल में देश, इस शीर्षक वाला एक गाना है जिसका अनावरण किया गया था। इसका शुभंकर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मस्कॉट तो ये जीतू है। जीतू नाम किसका, ये बारहसिंघा है, उसका नाम रखा गया है। और प्रतीक यहाँ पर किसको बताया गया, तो गर्व से गौरव, इसको प्रतीक बताया गया। बारहसिंघा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। तो उम्मीद है कि अगर इन सब चीजों से क्वेश्चन बनते हैं तो आप कर पाओगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये वाला जो आपका सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का, विकल्प बी जो होगा वो सही उत्तर होगा, यानी कि जो संस्कृत संस्थान है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देख लेते हैं, देखो ये यहाँ पर जो आपसे पूछा गया तो ये हो जाता है आपका पुराना जीएस का क्वेश्चन। अब अगर इसको करंट से रिलेट कर दें तो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को संस्कृत का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके लिए वर्ष 2021 के लिए, लेकिन चल तो 23 रहा है, तो ये न्यूज भी आपकी 10 फरवरी 2023 की, यानी कि ये लेटेस्ट है, करंट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे है देख लेते हैं कि 10 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा 2021 के विश्व भारती पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो वो कौन है, तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा है। ये हैं प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। तो ये सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है विश्व भारती पुरस्कार होता है। पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संस्कृत संस्थान उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस बार इनको प्रदान किया जाएगा हरिदत्त शर्मा को। राशि कितनी होती, तो 5,01,000 रुपए यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। अगली जो इन्फॉर्मेशन है कि महर्षि व्यास पुरस्कार ये भी इनके द्वारा, और महर्षि नारद पुरस्कार और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार भी इन संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो व्यास सम्मान जो है यानी कि महर्षि व्यास तो ये डॉक्टर नवलता को, और फिर यहाँ पर जो महर्षि नारद सम्मान है वो धर्मेंद्र चतुर्वेदी को, ये वाराणसी के हैं, और नवलता लखनऊ के हैं। और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है वो प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को, जो प्रतापगढ़ के हैं। तो इनके अंतर्गत 2 लाख और यहाँ पर जो महर्षि नारद है तो 1 लाख रुपए। देखो आपको जो राशि है ये वाला याद रखना है 5,01,000, क्योंकि इनकी ये सबसे ज्यादा बड़ा पुरस्कार है, राशि भी इनकी ज्यादा है और ये सर्वोच्च सम्मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं। तो ये भारत को लेकर के है और इसमें यूपी शामिल है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा, दिल्ली और जयपुर, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है। आगरा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, बाकी ये दिल्ली हो जाएगा, और जयपुर इधर वाला आपका राजस्थान हो जाएगा। तो ये ट्रेंगल फॉर्म करता है। तो ये जो गोल्डन ट्रेंगल बनेगा यानी कि स्वर्ण त्रिभुज बनेगा, तो इसमें आप जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें आप कवर कर पाओगे। तो ये पर्यटन को लेकर के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर देखते हैं कि अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगी हुई हैं। देखो और फिर साथ में क्या कह रहा है कि एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी को छोड़कर, यहां पर बात कह रहे हैं कि एनसीटी दिल्ली को छोड़ने के बाद में क्या होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट हो सकते हैं कुछ। तो आपका विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली वाला ये पोर्शन छोड़ देंगे तो बाकी कितने के साथ शेयर करेगा, 8 के साथ में। अगर दिल्ली को इंक्लूड कर लेंगे तो 9 के साथ में शेयर करेगा। अगला देखते हैं कि 26 मार्च 2023 को एक वीमेंस प्रीमियर लीग हुई, यानी कि वीमेंस प्रीमियर लीग WPL। तो ये पहली बार हुआ और इसका जो आयोजन था वो टाटा के सहयोग से किया गया। और फिर इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी विजेता कौन सी टीम बनी है, तो इसकी विजेता जो रही है वो मुंबई इंडियंस रही है। अगर कभी कभी पूछ लेता है कि उप विजेता कौन रही, यानी कि किसको हरा करके, तो दिल्ली जो कैपिटल है उसको 7 विकेट से हराया था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 26 मार्च आपका 2023 को पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियनशिप बन गई थी, कौन, मुंबई इंडियंस। तो ये जो डेट है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हें आपको कवर करते चलना है। अगला यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहां विज्ञान नगरी अवस्थित है, विज्ञान नगरी या फिर साइंस सिटी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये लखनऊ में अवस्थित है। भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है, तो भारत माता मंदिर जो आपका है वो वाराणसी में स्थित है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो विकल्प ए यानी कि जिसमें लिखा है कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर में क्या हुआ था कि जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनको यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म है और जो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु और उन्हें जो ज्ञान जो प्रदान हुआ था वो सब एक ही दिन पे हुआ था, यानी कि जो बुद्ध पूर्णिमा होती है। ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन बने तो याद रखना कि उनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान ये सब क्या होते हैं, एक ही दिन प्राप्त हुए थे।
अब फिर बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में महू में हुआ था 14 अप्रैल को और 1891 को हुआ था। 6 दिसंबर को इनका देहावसान हो गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य यहाँ पर 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो ये महापरिनिर्वाण मंदिर अलग हो गया और दिवस जो हो जाता है वो अलग हो जाता है। तो अगर दिवस की बात करें तो वो 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जवाहर तारा मंडल यानी कि प्लेनेटेरियम जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जो विकल्प सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रयागराज में स्थित है जवाहरलाल प्लेनेटेरियम। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास जो निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो विकल्प आपका सी यानी कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका प्रीवियस ईयर से है, 2016 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो कौन सा है। तो ये वाला आपका जो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है, संत रविदास नगर। तो अब संत रविदास नगर की लोकेशन या फिर यहाँ पे भदोही जो दिख रहा है यही हो जाता है सबसे छोटा जिला ये वाला। फिर अगर बात करें कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो सहारनपुर हो जाता है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाता है। और यह कुल कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है, यानी कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र। फिर बात करते हैं कि सबसे जो आपका पश्चिमी जिला वो कौन सा हो जाता है। तो शामली जो हो जाता है वो सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है। फिर बात करते हैं कि जो पूर्वी वाला कौन सा, तो बलिया जो हो जाता है वो सबसे पूर्वी जिला हो जाता है और ये शामली यहाँ पर। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न कि 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा, गोरखपुर में। गोरखपुर में 6 अप्रैल 2023 को इसका शिलान्यास किया गया। अगर डिटेल में जाकर के क्वेश्चन पूछे गांव या तहसील को, तो तहसील यहाँ पर हो जाती है सहजनवा, और अगर गांव के पूछें तो सुथनी गांव हो जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि गीले कूड़े से यहाँ पर सीएनजी बनाने के लिए शिलान्यास किया गया है वर्चुअल रूप में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान जो 5.0 योजना का शुभारंभ कब किया गया है। तो ये हाल ही में एक नया वर्जन है, इसलिए इसको जितने वर्जन होते हैं या फेज होते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से चरण जोड़ दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कब शुरू किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 21 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। ये किस प्रकार की योजना है। तो यह एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। 2016 में इसे सबसे पहले शुरू किया गया था और इसका जो नाम था वो उड़ान के नाम से रखा गया, UDAN, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। और 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के अंतर्गत इसे तैयार किया गया। और यह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, क्रियान्वित है। तो नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत यह क्रियान्वित है और यह अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए है, इसका परिचालन किया जाएगा और ये चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा। जो रामपुर जिला है वहाँ पर ये स्थित है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। इसकी खास बात यह है कि डिजिटल लेजर जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उससे चलने वाली यह देश की पहली नक्षत्रशाला है। और एशिया में बात करें तो एशिया की यह दूसरी इस प्रकार की नक्षत्रशाला है जो डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी से चलती है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए या फिर आ भी जाए, तो इसकी बेसिस पे आपके बहुत सारे जो हैं पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेंगे कि विंध्याचल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो मिर्ज़ापुर में स्थित है, ये पॉइंट सही हो जाता है। देवा शरीफ में जो है कहाँ पर स्थित है मज़ारिया, तो ये बाराबंकी में स्थित है। फिर हस्तिनापुर की बात करें तो ये मेरठ में स्थित है। फिर यहाँ पर जो श्रृंगवेरपुर दिया गया है ये अयोध्या में स्थित नहीं है, तो विकल्प डी यही सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर इसका यही होगा। श्रृंगवेरपुर जो है वो जो प्रयागराज जिला है उसके अंतर्गत आता है। और इसके ये प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो अयोध्या से जो राम, सीता और लक्ष्मण जी निकले थे तो उनके जो वनवास के समय जो गंगा जो पार किया था तो उससे कुछ प्रासंगिकता जुड़ी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर मान्य है। तो श्रृंगवेरपुर ये आपका अयोध्या में नहीं पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है यानी फिर कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क या जैव पार्क या फिर सीधे पूछ ले कि बायोटेक पार्क, तो भी यही आपका उत्तर होगा, लखनऊ में स्थित है। ये आप गेट पर देखोगे तो यहाँ पर एक DNA का द्विकुंडलित मॉडल यहाँ पर बना करके रखा गया है। अगर बात करें कि जो मॉडल ये किसने प्रस्तुत किया था सबसे पहले, अगर साइंस का क्वेश्चन में जाएंगे तो ये प्रस्तुत किया गया था 1931 में वाटसन और क्रिक के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है, तो ये कहाँ की गई है? तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाता है, ये इटावा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना, तो ये आपका लखनऊ में की जा रही है, ये रिपीटेड है क्वेश्चन। फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आपका विकल्प जो आपका डी सही उत्तर हो गया, यानी कि चौथा इसका है, यानी कि 4th नंबर पे आता है। किसके मामले में? ये क्षेत्रफल के यानी कि एरिया के मामले में। जनसंख्या के मामले में आपको क्या पता है कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। आपको जो बताना है आंकड़े, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, बाकी हम आगे की क्लासेस में चीज़ें कवर करते रहेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले राजस्थान आएगा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कौन सा या से राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो सबसे ज़्यादा जो स्पर्श करेगा वो उत्तर प्रदेश करेगा, यानी कि 8 + 1 9, ये आपका राज्य और यूटी ये दिल्ली को मिला करके कवर करेगा। बाकी हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में कम के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं विकल्प पे भी डिपेंड करती हैं, इसलिए मैप के साथ में पढ़ना जरूरी है और हम यहाँ पर आपको चीज़ें मैप के अनुसार ही यहाँ पर कवर करा रहे हैं। हाल ही में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो रेल कौन सी है? तो यहाँ पर जो नदी के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा गया है, अगर नदी के अंदर ना रखे, अगर पूछ ले कि पानी के अंदर चलने वाली, तब भी आपका उत्तर या फिर प्रश्न इसी तरीके से रहेगा, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये कोलकाता मेट्रो हो जाएगी। अगला प्रश्न जो है ये करंट अफेयर से है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो टाइगर रिजर्व है कौन सा, जिसको 26 मार्च 2023 को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया, तो वो टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये टाइगर रिजर्व आपका हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यानी कि आपका विकल्प बी सही उत्तर होगा। आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं और वो उनकी जो स्थापना है कब हुई है? हमने इससे पहले जो क्लासेस कवर की हैं वीडियो री एग्जाम के संबंध में, उनमें हमने एक एक करके सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट कर दी हैं। कुछ चीज़ें हमने भूगोल में कवर की हैं, ठीक है, कुछ भारत के भूगोल में, कुछ विश्व के भूगोल में, कुछ अर्थशास्त्र में, तो क्लासेस वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? तो कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थल है ये कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो ये मगहर में स्थित होगा। फिर है कि भगवान बुद्ध का जो निर्वाण स्थल है ये कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में है। फिर अगर बात करें यहाँ पर कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है ये देवा शरीफ यानी कि बाराबंकी में स्थित है। फिर है कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो है वो कहाँ है? तो संकिसा जो दिया गया ये गलत है, तो विकल्प डी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है आपका सीतापुर में, यानी कि नैमिषारण्य में। जैसे कि आप यहाँ पर लिखा है कि 88,000 ऋषि थे, उनकी जो तपस्थली है वो यहाँ पर स्थित है सीतापुर में, नैमिषारण्य। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये स्थित है बांदा जिला में। कलिंजर का जो दुर्ग है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के भाग में थोड़ा इसका पार्ट है। और इसके निर्माता कौन थे? तो चंदेल शासक थे, वो इसके निर्माता थे। चंदेल शासक में किसने बनवाया था? तो परमार्थ देव जो हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि सूची वाला, यानी कि सूची फर्स्ट को जो सूची सेकंड है उससे हमें यहाँ पर मैच करना है। तो कनक भवन कहाँ पर स्थित है? तो कनक भवन जो है ये अयोध्या में स्थित है, सीता जी से संबंधित है। फिर दिया गया है कि कामदगिरी जो पर्वत है ये कहाँ है? तो ये चित्रकूट में है। फिर है कलिंजर का दुर्ग, तो आप इससे पहले देखा आपने कि बांदा में है। और जो देवा शरीफ है ये बाराबंकी में, यहाँ पर ये क्या है? ये मज़ार है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, तो विकल्प यहाँ पर आपका बी जो हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एक सर्किट बनाया जा रहा है बौद्ध सर्किट, उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन से सिटी शामिल हैं या नहीं शामिल है, उनके परिप्रेक्ष्य में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे उनको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन शामिल नहीं है वो यहाँ पर देखते हैं। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। बाकी कपिलवस्तु, कुशीनगर और संकिसा ये शामिल हैं। तो कुल कितने स्थान शामिल हैं? तो मुख्यतया यहाँ पर 6 स्थान शामिल हैं। कपिलवस्तु है, कौशाम्बी है, सारनाथ है, संकिसा है, श्रावस्ती है और कुशीनगर है। तो ये स्थान इस परिपथ के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला है कि यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। तो यहाँ पर डेट पूछी जा रही, कब घोषित किया था। तो डेट आप सीधे ईयर याद रख सकते हैं, डेट नहीं याद कर पा रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा विकल्प बी, यानी कि 7 सितंबर 2017 को। और इससे ये बात शामिल होती है कि यूनेस्को ने यहाँ पर जो कुंभ मेला है उसको भी एक दर्जा प्रदान किया गया है। दर्जा किस प्रकार का है कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो इस पॉइंट को यहाँ पर कवर करते चलना है। अगला क्वेश्चन 95, 20 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी तो वो कौन बनी है? तो इनके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प बी हो जाता है, यानी कि विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो हैं ये पहली महिला अधिकारी बनी है भारतीय वायुसेना में। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो जारी की गई, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रथम स्थान यहाँ पर कर्नाटक को और द्वितीय स्थान तमिलनाडु, तृतीय स्थान तेलंगाना। तो आपको यहाँ यूपी का याद कर लेना है और यहाँ पर प्रथम स्थान यहाँ पर कर्नाटक को याद कर लेना है। अब बाकी डिटेल में जाना चाहते तो स्कोर यहाँ पर मेंशन आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया गया। ये लोअर के एग्जाम में पूछा गया था यूपी SSS के द्वारा 2019 के एग्जाम में। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विकल्प सी, यानी कि जो 1950 है। तो विकल्प सी यानी 1950, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। अगर बात कर लें इससे पहले नाम क्या था, तो 1 अप्रैल 1937 से लेकर के यहाँ पर 24 जनवरी 2050 तक इसका नाम जो था वो संयुक्त प्रांत था। इससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला जो था राज्यपाल कौन बना था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी, यानी कि होरमास जी फिरोज शाह मोदी, यानी कि ये राज्यपाल थे उस समय पर। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो यानी कि विकल्प बी सुचेता कृपलानी जी रही हैं। अगर बात करें कि भारत देश में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तब भी सुचेता कृपलानी आपका सही उत्तर होगा। मायावती क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करें तो ये क्या है? भारत देश की पहली महिला राजदूत रह चुकी हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। फिर बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ये लोअर द्वितीय में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो विकल्प बी यहाँ पर है जो सारस दिया गया है, तो इसका राजकीय पक्षी हो जाता है। अब राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा हो जाते हैं। फिर बात करते हैं कि राजकीय मछली की, तो राजकीय मछली जो है वो कभी अगर मोय लिख करके आ जाए या मोय चीतल लिख करके आ जाए तो इसे कहते हैं, इंग्लिश में कभी चीतल लिख करके आएगा। फिर बात करते हैं क्यों यहाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इन सब नदियों में पाया जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इसे एक दर्जा या फिर इसे पहचान प्रदान की गई है।